नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आतिशी ने हिंदी खबर से खास बातचीत की, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी के लिए बड़ी चुनौती बताई। उन्होंने बताया कि सर्वे में 63% लोगों ने केजरीवाल को स्वीकार किया है, जिससे पीएम मोदी की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के परिवहन मंत्रालय पर फिर से एक आरोप लगाया है। 1000 बसों के खरीद फरोख्त को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेत्री यहाँ पे आतिशी जी हैं। आतिशी जी, क्या है पूरा मामला? कभी सीबीआई की जांच आबकारी नीति को लेकर की जाती है, कभी बसों के लिए यातायात जब किया गया तो उसकी जाँच को लेकर भ्रष्टाचार की बात की गई है। देखिए, जो असली इस मैटर का की जड़ है वो असली कल रात को सामने आ गई। कल इस देश के एक बड़े न्यूज़ चैनल ने एक सर्वे किया और वो सर्वे दिखाता है कि इस देश में 63% लोग अरविंद केजरीवाल को मोदी जी का विकल्प मानते हैं, मोदी जी का चैलेंजर मानते हैं। तो ये जब सर्वे आया तो मोदी जी की रात की नींद उड़ गई। तो उन्होंने अपनी सब जांच एजेंसियों को बोल दिया, आनन फानन में बोला कि कोई तो केस करो, सीबीआई तो करे, ईडी तो करे, दिल्ली पुलिस तो करे, एलजी तो करे। अब इतना आनन फानन पैदा कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि बेचारे एलजी साहब ने एक ऐसा केस उठा लिया बिना फाइल पढ़े। अब जब ये 1000 बसें खरीदी ही नहीं गई यही तो इसमें घोटाला कैसे हो सकता है, ये गणित में समझना चाहती हूँ। आतिशी जी, यही सवाल है कि जब बस खरीदी ही नहीं गई तो भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ? क्यों ऐसा फिर किया जा रहा है? जब कुछ हुआ ही नहीं तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो जाएगा? नहीं, हुआ तो कुछ है। हुआ तो ये है कि अरविंद केजरीवाल की देश भर में लोकप्रियता बढ़ रही है। हुआ तो है कि बिहार से लेके उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से गुजरात तक पूरे देश भर में अरविंद केजरीवाल की चर्चा है, अरविंद केजरीवाल के कामों की चर्चा है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डर लग रहा है अरविंद केजरीवाल से, और इसीलिए ये सारे झूठे केस हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेत्री आतिशी से। तो जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही और देश की लगभग 63% जनता केजरीवाल को मोदी जी के टक्कर में चुन रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। दिल्ली में सांसद फौजिया खान ने हिंदी खबर से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के सम्मान, बिल्किस बानो और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने शरद पवार को पीएम पद के लिए विपक्ष का चेहरा भी बताया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का 8वां अधिवेशन आज खत्म हो चुका है और तमाम यहाँ पर एनसीपी के शीर्ष नेता मौजूद थे। मेरे साथ फौजिया खान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हुजूम देखा हमने, बहुत ज़्यादा था, रिस्पांस भी अच्छा लगा है आप लोगों को। शायद कई मुद्दों पर आप लोगों ने बात रखी है देश के आगे। हाँ, सारे समस्याएं जो देश के आगे है, किसानों की समस्याएं हैं, हमारे महिलाओं की समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इतनी समस्याएं हैं। हमारे देश के सिक्योरिटी की समस्या है, चीन हर तरफ से हमें घेर रहा है। ऐसे अनेक समस्याओं पर आज चर्चा हुई और बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित रहे। उसी के साथ ऐसे संकेत भी शायद आप लोगों की तरफ से दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर शायद शरद पवार का जो नाम है वो हो सकता है, जिस तरीके से बार बार वोटिंग हो रही थी। अब लोगों के दिल में ये बात है, जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो तो ऐसा सोचेंगे ही। तो इस तरह से यहाँ विपक्ष का चेहरा शरद पवार, वो तो अब सारे बाकी पार्टियों को तय करना है। हमारी तो इच्छा है, हम तो पार्टी के मेंबर्स हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अधिवेशन खत्म हो चुका है और हरियाणा समेत कई राज्यों के पदाधिकारी और सांसद यहाँ पर मौजूद रहे थे। इसके अलावा सीधे तौर पर अधिवेशन को भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ तोशी मंडोला, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली में एनसीपी यूथ किंग प्रेसिडेंट धीरज शर्मा ने हिंदी खबर से बात करते हुए युवाओं पर जोर दिया और कहा कि आज युवाओं का काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। इसी के साथ हम अभी से चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं। साथ ही कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव हमारा एजेंडा नहीं है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आज एनसीपी का 8वां अधिवेशन था, जिसको ऑर्गेनाइज किया था यूथ विंग के प्रेसिडेंट धीरज शर्मा ने। चूंकि युवा चेहरा है आप, युवा भी यहाँ पर मौजूद रहे, वोटिंग भी हुई। कहा जा रहा है कि शरद पवार शायद प्रधानमंत्री के तौर पर आप लोग पसंद कर रहे हैं या विपक्ष का चेहरा भी है।
पूरे देश का ये मानना है कि अगर किसी नेता का इतना अनुभव है और किसी भी पॉलिटिकल एक आइडेंटिटी की एक डेवलपमेंट वाली अगर कोई विजन है तो वो सिर्फ शरद पवार साहब का है। हम लोग उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सब लोग, सब जनता अब ये केंद्र की झूठी सरकार को समझ चुकी है और ये लोग भी डरे हुए हैं। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनको भी समझ में आ गया है कि अब साम दाम दंड भेद इन्हें कुछ भी अपनाना पड़ेगा। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, गुजरात मॉडल पूरी तरीके से फेल हो गया है, अब देश में महाराष्ट्र मॉडल चलने की बारी आ चुकी है। अब आगे की क्या प्लानिंग है, क्योंकि बार बार सुप्रिया सुले ये बार बार कह रही थी कि 2024 की प्रिपरेशन नहीं है, इससे पहले भी तमाम इलेक्शंस होंगे। बीइंग अ युवा, आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को सबसे ज़्यादा मौका दिया है। आज भी आप विधानसभा में देखेंगे, महाराष्ट्र में 20 से 22 हमारे आमदार युवा वर्ग से आते हैं और पवार साहब ने हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम दिया है। आज भी इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम जैसे लोगों को देके पार्टी ने दर्शाया है कि आने वाले समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में किसी का सबसे ज़्यादा उज्जवल भविष्य है देश में तो युवाओं का है। चलिए, बहुत शुक्रिया। धीरज शर्मा को आप सुन रहे थे। और सीबीआई, ईडी को लेकर भी केंद्र सरकार पर लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सामना की एडिटोरियल रिपोर्ट बताती है कि गोधरा कांड में शरद पवार ने अमित शाह को बेल दिलवाई थी, जैसा उस खबर में पब्लिश हो रखा है। इसको लेकर भी एनसीपी इन तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ उर्शी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल ने हिंदी खबर से बात करते हुए महाराष्ट्र के सियासी उठापटक पर बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने बीएमसी चुनाव से पहले अशोक तावड़े की पार्टी छोड़ने को लेकर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र में सियासी खेला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और आज एनसीपी की तरफ से 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन भी आयोजित किया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है छगन भुजबल जी। क्योंकि महाराष्ट्र में हम लगातार देख रहे हैं जो सियासी खेले चल रहे हैं, अब अशोक तावड़े बीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार के करीबी माने जाने वाले शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। कितनी बड़ी तैयारी और कितना बड़ा झटका है ये बात नहीं है कि कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग फिर से आते हैं। ये है कि इन्होंने जो अनैतिक रूप से जो है उस शिवसेना पार्टी को तोड़ने का काम इन्होंने किया है और कुछ लोग उनके चंगुल में फंसे हैं। थोड़ा सा आमिष बताया गया है कि भाई मिनिस्टर करेंगे या ये करेंगे या ऐसे क्या कहा जाता है और गलत सलत ढंग से जो है वो गए हैं। अब कानून कहता है कि अगर जाना है तो 2/3 2/3 लोगों को साथ में लेकर जाओ और दूसरे किसी पार्टी में, जो पार्टी वहाँ रजिस्टर्ड है असेंबली में हो, किसी भी असेंबली, तो ऐसे कोई भी पार्टी से आप उसमें शामिल हो जाओ। अब ये लोग जो एकनाथ शिंदे जी वो कुछ लोग लेकर निकले, मगर उन्होंने किसी भी पार्टी से ज्वाइन नहीं किया। वो कहने लगे हम ही शिवसेना है। अब बात यह है कि शिवसेना कौन है, ये बोलते हैं हम हैं और उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं हम हैं। कल समझो कि भाई एक आदमी किसका चुनकर आया है, पार्टी बड़ी है और वो एक आदमी जो है पार्टी छोड़कर निकल गया, तो क्या आखिर पार्टी उसके साथ जाएगी? चलिए, बहुत शुक्रिया। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, आप उनको सुन रहे थे और सीधे तौर पर सामने एडिटोरियल की खबर को भी खारिज कर दिया है। और इसी के साथ बीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार को जो झटका लगा है उसको लेकर भी साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, शिवसेना किसकी है, ये पिटीशन दाखिल की गई है। जब पिटीशन पे सुनवाई करेगी तब शायद इस मामले को सीरियसली लिया जाए। कैमरा पर्सन अजीत के साथ उर्शी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। कोरोना काल के 2 साल के बाद त्योहारों को लेकर रौनक लौटी तो महापर्व दशहरा की तैयारी भी दिल्ली के लाल किला में तेजी से चल रही है, जिसकी तैयारी लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से की जा रही है। वहीं तैयारियों का हिंदी खबर ने जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। लगभग 2 सालों में जैसे सभी त्योहारों का रंग ही बिल्कुल फीका पड़ चुका था, लेकिन कोरोना के जाने के साथ ही जैसे सभी त्योहारों में एक अलग सी
जान आ चुकी है। हम बात करेंगे अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत के त्यौहार यानी दशहरे के त्यौहार की बात करेंगे। और सबसे बड़ी जो कमेटी होती है लव कुश रामलीला कमेटी, किस तरीके से दशहरे के त्यौहार को मनाती है, रामलीला करवाती है। और दिल्ली के सबसे बड़े प्राचीन लाल किला कि पीछे की तस्वीर हम आपको दिखा दें कि इसी के साथ लव कुश रामलीला कमेटी का मंच बनाया जा रहा है, जहां पर सिर्फ आम जनता ही नहीं, बड़े बड़े लोग जो देश को चलाते हैं, देश की सत्ता में आते और जाते हैं, उनके द्वारा भी कई किरदार निभाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी राजनीति दल के हों, आम हो या बॉलीवुड सिनेमा घरों से ताल्लुक रखने वाले लोग हों। हम बात कर लेना चाहेंगे लव कुश रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, अर्जुन जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर, लगभग 2 साल के बाद ऐसा अवसर आया है जब सब चीज़ों पे बाउंडेशन हटने के बाद रामलीला मनाई जा रही, क्या कुछ है इस बार की तैयारियां? देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान 26 सितंबर से लेके और 6 अक्टूबर तक होगी। 5 अक्टूबर को दशहरा पर्व पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। लव कुश रामलीला कमेटी हमेशा नएपन के लिए जानी जाती है। रामलीला के माध्यम से इन सारी जानकारियों को, संस्कारों को, धर्म को, सब चीज़ों को बताया जाता है। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसको रामायण के प्रति उसका आकर्षण हो। अर्जुन जी, एक और चीज़ की इस बार की रामलीला कमेटी में, रामलीला में क्या अलग है? क्या कुछ टेक्निकल चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जो लोगों को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके अपनी ओर, और क्या नई चीज़ इस बार आई है रामलीला में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ड्रेसेस। हॉलीवुड के अंदर जो ड्रेस तैयार करते हैं सीरियल्स के अंदर सभी पात्रों की, वही लोग हमने बुलाए हैं और मुंबई से आके वही लोग ड्रेसेस तैयार करेंगे। यही तो वजह है कि लव कुश रामलीला कमेटी अपने आप में सबसे अनोखी, सबसे अद्भुत, सबसे विचित्र और सबसे अलग दिखने वाली है। बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नयापन लाएं, जिससे पब्लिक और बच्चे हमारे रामलीला से जुड़े, और बच्चे घर में यही कहें कि रामलीला देखनी है तो लव कुश ही देखनी है। चलिए, देखिए, राजनीति दल की हमने बात की थी। हालांकि मनोज तिवारी जो कि बीजेपी से सांसद हैं और लोकप्रिय कलाकार भी रह चुके हैं, वो केवट का किरदार निभाएंगे, लेकिन हम बात उनसे करना चाहेंगे जो कि आम आदमी पार्टी से के नेता भी हैं और ये भी यहाँ पे अंगद का किरदार निभा रहे हैं, ब्रजेश गोयल जी हैं। गोयल जी, राजनीति तो हो गई, सीटीआई के चेयरपर्सन है, व्यापारियों के मुद्दे भी उठ गए, अंगद के किरदार को लेके क्या कहेंगे? देखिए, अंगद का किरदार, वैसे मैं आज से 2 साल पहले अयोध्या व्यापार संघ के अध्यक्ष का भी रोल कर चुका हूं, तो मेरी शुरुआत तो यहाँ पे भी व्यापारी नेता के रूप में हुई थी। और अंगद का रोल रामायण में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण किरदार होता है, मुझे लगता है बहुत ही गंभीर एक किरदार है, और मुझे एक रोल का ऑफर मिला है, मैंने एक चुनौती के रूप में इसको स्वीकार भी किया, बहुत उत्साहित भी हूँ। और मुझे लगता है रामायण रामलीला सही मायनों में जो तमाम राजनेता हैं, सरकारें हैं, पॉलिटिशियन है, उनको तो निश्चित रूप से रामायण और रामलीलाओं का अवलोकन करना ही चाहिए। जिस तरह से भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की और जिस तरह से उन्होंने दलित, शोषित, पिछड़े, आदिवासी तमाम लोगों को साथ लेके राज्य किया, ऐसे ही तमाम सरकारों को आवश्यकता है कि समाज के हर तबके को साथ लेके। सरकारों की बात की, आम आदमी पार्टी से आप हैं जो रोल निभा रहे हैं, बीजेपी से मनोज तिवारी हैं रोल निभा रहे हैं, बॉलीवुड से लोग हैं, यानी एक मंच पे आके राजनीति से हट के अब धर्म और देश के लेकर के संस्कारों की बात की जाएगी। देखिए, धर्म, मुझे लगता है धर्म सबसे पहले आना चाहिए। अगर राजनीति में धर्म का समावेश नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। भारत विश्वगुरु तभी बन पाएगा जब राजनीति में धर्म का समावेश होगा। तो रामायण उसके लिए सबसे उत्तम साधन है। और लव कुश रामलीला कमेटी मुझे लगता है इस चीज के लिए विख्यात है। यहाँ प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री, बॉलीवुड सितारे, दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पे 4 बार आ चुके हैं और तमाम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ कोई छोटे बड़े का भेद नहीं है। लव कुश रामलीला कमेटी के चेयरपर्सन थे और रामलीला में किरदार निभाने वाले लोग थे। और पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि पूरा बन करके तैयार किया जा रहा है, ये मंच पूरा तैयार हो रहा है, लाल किले के अंदर ये पूरे मंच को बनाया जा रहा है। और ऐसा ही नहीं है, बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति दल के लोग भी एक साथ हो रहे हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत के इस महापर्व दशहरे को मनाया जा रहा है। रामलीला के माध्यम से बच्चों तक उन संदेश को पहुंचाया जा रहा है जिससे लोग जान सके आखिर श्री राम कौन है, हनुमान कौन है और रामायण किस तरीके से होती है, बुराई करने वालों का नाश किस तरीके से किया जाता है। साथ ही अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस लव कुश रामलीला कमेटी जो कि रामलीला का आयोजन किया जा रहा है उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और रामायण के बारे में जानकारी अर्जित कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।
पूज्य शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज का निधन पर हर जगह शोक की लहर दौड़ी हुई है। इसी कड़ी में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्वरूपानंद का निधन सनातन धर्म की अपूरणीय क्षति है। आज बहुत ही दुख और वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से दो पीठों के जगत गुरु शंकराचार्य, द्वारका पीठ के शंकराचार्य पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज कुछ दिनों से अस्वस्थ होने के कारण 99 वर्ष की अवस्था में चले गए। वो मात्र एक धर्म के ही नेतृत्वकर्ता नहीं थे, धर्म को ही मार्गदर्शन नहीं दिया करते थे, बल्कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। देश की आज़ादी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और सनातन धर्म के उत्थान के लिए आजीवन वो प्रयास करते रहे। पूरे अपनी समय ये चाहते थे कि सनातन धर्म का पताका भारत समेत पूरे विश्व में लहराए। चाहे कोई भी सनातन धर्म के विपरीत जाने का प्रयास करता था, जो सनातन मूल्यों के सिद्धांतों के खिलाफ होता था, उसके खिलाफ वो तुरंत बेबाकी से उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करते थे।